बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 26 अगस्त है साल 2020। तीन आम खबरों को आज हम डिस्कस करेंगे। जामन शहबाज शरीफ की नाअहली के हवाले से हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है। करप्ट अपोजिशन की किस तरह जीत हुई है और पाकिस्तान की हार हुई है। कराची डूब गया है लेकिन 18वीं तरमीम जिंदाबाद है। इस हवाले से आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ किस तरह की साजिशें हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा एक डॉन लीक्स हुआ करती थी जिसके अंदर सरल अलमेडा जो डॉन न्यूज़ के एक सहाफ़ी हैं उन्होंने एक इंकशाफ किया, और वो ये था कि जो हमारी आर्मी है, अस्करी इदारे हैं, वो दहशत गर्दों के सपोर्टर हैं और नून लीग जो है वो दहशत गर्दी को ख़त्म करना चाहती है और अस्करी क़यादत इसके दरमियान रुकावट बन गए हैं और इस पर इनके दरमियान अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात हैं। इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो आर्मी थी उसने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उसके बाद परवेज़ रशीद को हटा दिया गया, फिर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, उसके बाद तारक फातमी को बरतरफ कर दिया गया, मरियम नवाज जो है उसको डील के तहत या जैसे भी ढील के तहत बचा लिया गया और बहरहाल ये मामला तय पा गए। अब शायद खकान अब्बासी ने रात को एक अहमद मीर के साथ इंटरव्यू दिया है कैपिटल टॉक में। उसने कहा कि यही बात तो हम कह रहे थे और डॉन लीक्स का उन्होंने दिफा किया है। उन्होंने कहा कि डॉन लीक्स में जो बातें हुई थी आज हुकूमत उसी पर अमल दरामद कर रही है। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो या दीगर जो कवानीन जो FATF के तहत हैं, उस वक्त यही मामलात जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई थी। तो अब ये शायद खकान अब्बासी की इतनी बड़ी बात करने के बाद हमारे अस्करी क़यादत पर जिम्मेदारी आयद हो गई है कि वो इस हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े करें, क्योंकि ये लोग जो मुसलसल रियासती इदारों को ब्लैकमेल करते हैं और कौम की मोहब्बत है, एक अपने अस्करी इदारों के साथ एक वालिहाना अकीदत है, जब इस तरह के मामलात सामने आते हैं तो यकीनन दिल आज़ारी होती है। इसको ज़रूर देखने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं अपोजिशन की उस जीत की तरफ जो वो जीत गए हैं। मैंने कहा कि करप्शन जीत गई है। उसके अंदर जो है दो बिल्स हैं, आपको इल्म है। कल सेनेट के अंदर उस हवाले से डिस्कशन हुई और काफ़ी माहौल गर्मा गर्म रहा। इस हवाले से जमात इस्लामी के सीनेटर्स, बड़ा मैं हैरान हुआ उन पर कि वो तो एहतसाब का नारा बुलंद करने वाले और शायद वो इंग्लिश के अंदर वो बिल को पढ़ या समझ नहीं सके। इससे पहले हुकूमत का ये कहना है कि हमने अपोजिशन के साथ जो कमेटीज़ की मीटिंग होती है उसके अंदर तमाम मामलात तय पा गए थे। जो तरमीमात उन्होंने की थी, सजेस्ट की थी, उस हवाले से अमल दरामद कर लिया गया था और अब तयशुदा फार्मूले के तहत इसकी मंजूरी होनी थी। चूँकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, उसको ग्रे लिस्ट से निकालना है बजाय इसके कि ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेला जाए। जो FATF ने डिमांड्स की हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ने अभी और भी कुछ कवानीन जो हैं वो बनाने हैं ताकि वो ग्रे लिस्ट से निकल सके। लेकिन अपोजिशन इस वक्त जो है वो पूरी तरह रियासती इदारों को और हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती है। वो अपने करप्शन और लूटी हुई दौलत को महफूज करना चाहती है और पहले चूंकि उनकी जो है वो कई उनके साथ ढीलें हो चुकी हैं, इसलिए उनके हौसले और ज़्यादा बुलंद होते हैं। अब इस हवाले से कल डॉक्टर वसीम शहजाद साहब जो ऐवान बाला के हमारे जो कायदे ऐवान हैं, उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है इस हवाले से जब भी बात होती है तो बड़ा चिड़चिड़ापन आता है अपोजिशन के चेहरों पर। पता नहीं आप इसकी हमायत में होते हैं या मुखालफत में होते हैं, वजह क्या है। इस पर वो सीखपा हुए माफ़ी का डिमांड की, लेकिन साथ ही जो है वो फैसल जावेद ने भी कुछ बातें की। बहरहाल वो माफ़ी तलाफ़ी और एक दूसरे से झगड़ा पैदा हो गया। इसके अंदर एक वजह तो ये है कि अपोजिशन जो तहरीक चलाना चाहती है उस हवाले से वो फजल रहमान और कुछ लोगों को मुतमईन करना चाहते थे, पीपल्स पार्टी नून लीग, एक ये भी वजह हो सकती है। लेकिन दूसरी वजह जो भी हो, मुल्क के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने सियासत इस मुल्क में करनी है। मुल्क इस वक्त पाबंदियों की जद में है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बंद होने का खतरा है। इंटरनेशनल जो है वो सैंक्शंस लगेंगी। आपके सामने मुल्क का मफाद है और एक तरफ आपकी जाती मनी लॉन्ड्रिंग और हराम की कमाई जो है वो सामने है। तो आपने अपनी हराम की कमाई को तरजीह दी है अपोजिशन ने और मुल्की मफादात जो है वो पसे पुश चला गया। अब दो बिल्स इसके अंदर पेश किए गए, एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड था और एक ICT यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ बिल था। उसका जिस तरह एक औकाफ का महकमा है पंजाब के अंदर और बाकी सूबों के अंदर, इसी तरह ये इस्लामाबाद टेरिटरी के लिए एक महकमा जो है, कुछ चीज़ें इसके अंदर डिटेल के साथ डिस्कस की गई थी। अब इसमें क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए गए थे, लेकिन सिर्फ आप जो है वो डील और ढील का जो आदत आपको पड़ी हुई है वो अपोजिशन ने करने की कोशिश की है। अब इनके सपोर्टर्स वोटर्स को सोचना चाहिए जिम्मेदारी के साथ।
पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कौन डाल के गया? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। अब निकलने कौन नहीं दे रहा है? यही नून लीग और पीपल्स पार्टी। मकासद क्या है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगे और ये मजीद कर्जों की दलदल में फंसता जाए और अमीर मुल्क के तौर पर ये आगे अपनी मुआशी ग्रोथ ना कर सके। ये सारा एजेंडा वाज़ेह है। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है, अगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है तो इसका मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, ये क्राइम है, इंटरनेशनल क्राइम है, तो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए अगर कोई मुहिब वतन है। लेकिन मुल्क दुश्मन, चोर, डाकू, लुटेरे, ये सब मुल्क की मफाद के खिलाफ एक हो चुके हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कल बड़े दुख का इजहार किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने ट्वीट्स के जरिए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं और मुल्की मफादात ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। मुशर्रफ ने 2 सियासी जमातों को NRO दिया था और कर्जे 4 गुना बढ़ गए। अपोजिशन जमहूरियत के लबादे में अपनी करप्शन छुपाना चाहती है। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेला जा रहा है। मईशत तबाह और गुर्बत को बढ़ाना चाहते हैं। कोरोना पर सियासत की, लेकिन मेरे नुक्ता नजर को दुनिया ने तस्लीम किया। NRO ना देने पर हुकूमत गिराने की धमकियां दी जाती हैं और ये जितना भी मामला अपोजिशन कर रही है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये NRO लेने की कोशिश है। और मैं इमरान खान जब तक इख्तदार में हूं, ये सब NRO को भूल जाएं, इनको कोई NRO नहीं मिलेगा। अब हैरत की बात यह है कि जमात इस्लामी जो एहतसाब का नाम लेने वाले, चलो उसके 1-2 मेंबरान सही, लेकिन फिर भी इस तरह उनका रवैया समझ से बालातर है, या उनको इंग्लिश के अंदर इस बिल की समझ नहीं आई। मसला जो भी अचकज़ई और फजल रहमान, वो सारे तो वो अपोजिशन ने एक बड़ा गलत मैसेज यहां पर जो है वो कन्वे किया है। उन्होंने कहा है कि हमने हुकूमत की मुखालफत करनी है, खा जैसा भी हो जाए, मुल्की मफाद दाव पर लग जाए, एटमी असासे मुंजमद हो जाए, आगे पाबंदियां लगे मुल्क पर और वो सब कुछ बाढ़ में जाए, लेकिन अपनी जो अना है और करप्शन का पैसा है इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये पूरा मुनाफिकाना किरदार जो है वो कल कर जो है वो खुलकर सामने आया है इस नाम निहाद करप्ट अपोजिशन का। अब जो है वो हम दूसरी तरफ आते हैं और वो है शहबाज शरीफ की एज ए जामन। नवाज शरीफ को जिस तरह उन्होंने भेजा, आपको इल्म है, उसके अंदर जो स्टाम्प पेपर है उसके अंदर जामन के तौर पर शहबाज शरीफ ने तहरीर दी और उसके अंदर दस्तखत किए। अब अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो फिर इसका क्या होगा? इस हवाले से आपको इल्म है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 दिन पहले एक काबीना की मीटिंग के अंदर टास्क दिया था और अब ये हकीकत जो है वो खुलकर सामने आ गई है कि कानूनी हवाले से क्या आगे स्टेप लिया जा रहा है। एक जो है वो स्टेप ये लिया जा रहा है जिसका डॉक्टर बाबर अवान ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अगर वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ जो कि जामन थे उनको 62 आइन का जो 62F1 है उसके तहत नाअहली का रेफरेंस दायर किया जाएगा और वो कानूनन नाअहल करार दिए जा सकते हैं। अगर इस तरह शहबाज शरीफ नाअहल होते हैं तो ये मरियम नवाज की एक बहुत बड़ी जीत होगी, चूंकि उनके डैडी साहब पहले ही नाअहल हैं, चाचा भी नाअहल होगा, तो आगे जो है वो औलाद के दरमियान तख्त नशीनी का मामला होगा, उसके अंदर मरियम जो है उसका भी चांस बन सकता है। तो ये उनकी ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ये पॉलिसी डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं कि उनकी कामयाब होगी। दूसरी यही बात फवाद चौधरी ने भी की है, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाएं या फिर खुद नाअहल होने के लिए तैयार हो जाएं। शहबाज शरीफ अदालत में जामन बने थे, जमानत की मुद्दत खत्म हो गई है, इसलिए इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। जेली रिपोर्ट्स उन्होंने कहा है कि जो देने वाले हैं उनके हवाले से भी इंक्वायरी करवाई जाएगी। तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ के लिए नाअहली की तलवार लटकना शुरू हो गई है और अब देखना है कि नवाज शरीफ खुद वापस आते हैं। बरतानिया के अंदर जो कवानीन है, जो मुआहदे हैं, उसके मुताबिक तो नवाज शरीफ की वापसी नजर नहीं आती जब तक कि वो खुद ना आए। तो खुद वो तब आएंगे जब शहबाज शरीफ की अहमियत होगी उनकी नज़र में कि इसका सियासत में रहना ज़रूरी है, वरना हुकूमत जो है उसको नाअहली का रेफरेंस दायर करना है। और इमरान खान ने इस हवाले से सख्त कहा है कि मैं इसका खुद जो है वो फॉलो अप लूँगा और इस मामले को लटकाना नहीं है, बल्कि मंतकी अंजाम तक लोगों को एहतसाब होता हुआ नजर आए, अगरचे इसके अंदर कई खामियां हैं। अब आप आए 18वीं तरमीम पर। 18वीं तरमीम का बड़ा जिक्र किया जाता है, पीपल्स पार्टी इसका बड़ा क्रेडिट लेती है कि सूबों को खुद मुख्तार बनाया, हमने आज़ाद किया। लेकिन हुआ क्या है, इस 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान का नहीं बल्कि सिंध का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और कराची के अंदर जिस तरह
کوئی بس کا نظام نہیں، کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں، کوئی نکاسی پانی کا نہیں، کوئی صاف ستھرا پانی نہیں مل رہا ہے، ایجوکیشن تباہ ہو چکی ہے، ہیلتھ کی کوئی فیسلٹی نہیں. پورا صوبہ سندھ ایسے ہے جیسے پیپلز پارٹی کو اس ملک کے ریاستی اداروں نے ٹھیکے پر دے دیا ہے. اور یہ لوگ پھر بلیک میل کرتے ہیں، چونکہ اسمبلیوں کے اندر ان کے سینٹ اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اندر ان کے ممبران ہوتے ہیں، اور بلیک میلنگ کی سیاست کر کے ریاستی اداروں کو بلیک میل کر سکتے ہیں. لیکن اب دیکھیے پورا جو کراچی ہے وہ پانی میں ڈوب گیا ہے. ایک ہوتا ہے بارش آئے اور پانی تھوڑی دیر تو کھڑا رہتا ہے، نکاسی کا جیسا بھی نظام ہو، بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی، بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی تھوڑی دیر کے لیے پانی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور جاتا رہتا ہے. لیکن یہاں پر تو باقاعدہ لوگ تیراکی کر رہے ہیں، اور باقاعدہ جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑے وہاں پر کشتیاں چلا رہے ہیں. کراچی پورا ڈبونے کے بعد تھوڑی سی شرم جو ہے ان کے اندر نہیں ہے، ورنہ یہ خود ڈوب جاتے. دو چار پیپلز پارٹی کے عام رہنما بلاول اور کم از کم زرداری کی جو ہے وہ قربانی دے دیتے اس عمر کے اندر کہ وہ ڈوب جاتا اس کے اندر. لیکن ڈوبنے کی وہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے. وہ آرمی چیف نے جو وہاں کی آرمی کور ہے اس کو حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے کام کریں، اور وہاں پر وہ جو ہے وہ دیکھیں. پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ آرمی کا کیا کام ہے اس کام میں، فلاں کام میں، لیکن اب آرمی جو ہے وہاں پر ساری ایکٹیویٹیز ریلیف کی کر رہی ہے. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، جب سارا این ڈی ایم اے نے نکاسی وہاں پر پانی کی کرنی ہے، کچرا اٹھانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تو کیوں نہ گورنر راج اور آرمی کے حوالے کو اس طرح کا راستہ نکالا جائے. لیکن یہ بھی حکومت اس طرح نہیں کر رہی. بہرحال یہ ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور وہ وظیفہ خور صحافی جو کبھی شادیانے بجا رہے تھے کرونا وبا کے دوران، اس وزیر اعلیٰ جو سندھ کا، اب وہ ذکر کیوں نہیں کر رہے اس کی نااہلی کا؟ یہ بات سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.